आखिरकार बिहार सरकार एस्टेट की परीक्षा लेने की घोषणा कर दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक बार फिर इसकी जिम्मेवारी दे दी गई है और एस्टेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी आ गया। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि नोटिफिकेशन आ गया तो उसकी बेसिक जानकारियां क्या क्या हैं जो हमें जानना ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, और उसके लिए फिर डिटेल्स में कि क्या क्या हमको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, उसके अलावा क्या ट्रेनिंग चाहिए और तब हम यह भर पाएंगे। उम्र क्या होनी चाहिए, हमारा कट ऑफ क्या होगा, हम कितना नंबर लाएंगे तो एस्टेट में पास कर जाएंगे। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हो और हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम जानकारियों से संबंधित वीडियो भी आप तक पहुंचाएं। और आज हम एस्टेट पर ही बात करने आए हैं। एस्टेट की बेसिक क्या क्या जानकारी आपको हो तब आप फॉर्म भरना शुरू करें, यह सब जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी हमारी बात पहुंच पाए, यह वीडियो पहुंच पाए। देखिए, एस्टेट लेने की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया है और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक वेबसाइट भी बनाकर रिलीज कर दी गई है। 4:30 बजे से 9 अगस्त को वह वेबसाइट लाइव हो गया है। आप वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जो वेबसाइट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी की है वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। वह है BSEBSTET.com, मतलब BSEBSTET.com। इस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो वहाँ एक लिंक दिखेगा एस्टेट 2023 और उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाएगा OTP और उस OTP के माध्यम से फिर लॉगिन करके आगे फॉर्म भरना है। अब आप जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाइएगा, रजिस्ट्रेशन खुद से करने जाइएगा तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग पूरे इस गतिविधि के दौरान होगा। इस परीक्षा तक नहीं बल्कि रिजल्ट के बाद भी उस नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो लग रहा होगा कि हमको और क्या क्या बेसिक जानकारी हो तब हम करवा पाए रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एस्टेट 2 होता है, एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2। एस्टेट पेपर 1 वे लोग देंगे जिनको हाई स्कूल तक शिक्षक बनना है, मतलब 9वीं और 10वीं के लिए जो शिक्षक बनेंगे वो एस्टेट पेपर 1 देंगे। और जो दोनों के लिए बनना चाहते हैं, 11वीं 12वीं के लिए भी और 9वीं 10वीं दोनों के लिए, वह दोनों के लिए भरेंगे। और जो सिर्फ 11वीं 12वीं के लिए बनना चाहते हैं वो सिर्फ पेपर 2 भरेंगे। अब पेपर 1 और पेपर 2 में आपको अंतर समझ आ गया होगा। पेपर 1 हाई स्कूल के लिए और पेपर 2 इंटर स्कूल के लिए, मैंने 11th और 12th के लिए। और यदि जिनको दोनों तरफ जाना है तो वो दोनों तरफ का भर सकते, उनके पास योग्यता होनी चाहिए। अब बेसिक जानकारी जानिए कि आपको फॉर्म भरते समय बाकी और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, NCL लगेगी, आप रिजर्वेशन कोटे में जा रहे हैं, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट होंगे। उसके बाद आपको मैट्रिक का डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। वो मेनली डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ यही वैलिड है, और बाकी भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आते हैं कि आप जब एस्टेट भर लीजिएगा तो उसका परीक्षा कितने नंबर का होगा। तो एस्टेट की परीक्षा 150 नंबर की होगी। 150 नंबर में 100 नंबर की परीक्षा आपके विषय की होगी जिस विषय के लिए आप फॉर्म भरे हैं, और 50 नंबर कॉमन होगा, वो शिक्षण कला होगा कि आपको पढ़ाने की जो कला है बच्चों को वो आपको कितना आता है, तो वो विषय से 50 नंबर होगा। यह सबके लिए होगा और 100 नंबर आपके विषय के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न 1-1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आपको लग रहा होगा कि हम कितना नंबर लाएंगे तो पास घोषित होंगे। तो यदि आप सामान्य वर्ग में हैं तो 50% नंबर लाना होगा। यदि आप
पिछड़ा वर्ग में है तो आपको 45.5% नंबर लाना होगा। ये अत्यंत पिछड़ा में है तो आपको 42.5 नंबर लाना होगा। और यदि आप SC ST हैं तो 40% नंबर लाके आप पास घोषित हो सकते हैं। वहीं महिलाओं को, चाहे वह किसी कैटेगरी की महिला हो, सामान्य कैटेगरी की, SC की, ST की, उनको 40% नंबर लाने पर पास घोषित किया जाएगा और दिव्यांगों को भी इसी नंबर पर पास घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा CBT के माध्यम से होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि परीक्षा अलग अलग सिटिंग में लिया जाएगा। अब जो इस तरह की तैयारी करते हैं कंपटीशन को, उनको अब नॉर्मलाइजेशन समझाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन में मेनली होता क्या है कि यदि अलग अलग समय में परीक्षा हुई, अलग अलग लोग शामिल हुए, तो वैसे में कहा जाता है कि जिस पेपर के समय क्वेश्चन हार्ड था उसको मैनेज किया जाता है और जो टॉप होते हैं उनको 100% मान लिया जाता है। माने आप जिस समय बैठे, जिस सिटिंग में बैठे, जिस डेट में बैठे, उस सिटिंग में जो सबसे टॉप स्टूडेंट होंगे, जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, उनको 100% मान लिया जाता है। और यही प्रक्रिया सबके लिए अपनाई जाती है। तो जो सबसे हार्ड होगा उसमें सबसे कम नंबर टॉपर का आएगा तो उसे बराबर का दर्जा दे दिया जाता है। और इस तरह से कभी कभी ये होती है कि आप ज़्यादा नंबर ला के भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका नंबर कम हो जाएगा और इसके आधार पे ही रिजल्ट बनेगी। फाइनल रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पे बनेगा। अब आपको अर्हता क्या होगी, तो देखिए हाई स्कूल के लिए जो पेपर 1 होगा स्टेट का, उसके लिए आपको किसी भी कॉलेज से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के बराबर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए संबंधित विषय में। और अधिकतर विषयों के लिए BEd भी अनिवार्य है। कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए BEd से छूट मिलेगा, संगीत के जो शिक्षक हैं उनको BEd से छूट मिलेगा, शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक बनेंगे उनको छूट मिलेगा। लेकिन शारीरिक शिक्षा के लिए एक अलग पढ़ाई होती है, वो विशेष रूप से वो पढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा में उनका डिप्लोमा होता है, वो उनको चाहिए। विशेष विद्यालय के शिक्षकों के लिए विशेष विद्यालय में पढ़ाने को लेकर के भी विशेष विद्यालय शिक्षक को लेकर के अलग से डिप्लोमा और डिग्री की कोर्स होती है, वह भी उनको चाहिए। जो +2 के लिए, मतलब 11-12 के लिए, यानी जो पेपर 2 में शामिल होंगे, उनको संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री, माने इक्विवेलेंट टू स्नातकोत्तर, यानी जिसको हम मास्टर कहें, MA MSc कह सकते हैं, इस लेवल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर का शिक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा एक विशेष कंप्यूटर कोर्स भी होता है, वो भी इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो आप उसके पढ़ने पर भी वो भर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मौका है कि वो यदि BTech किए हैं, MTech किए हैं, तो उनको भी अर्हता की श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन उनके साथ उनको भी BEd होना अनिवार्य है। अब आपको बेसिक जानकारियाँ मिल गई होगी इस वीडियो में कि आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब आप स्टेट फॉर्म भर सकते हैं, स्टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब आ गया कि आपको हम अभी तक डेट की चर्चा नहीं किए कि जो नोटिफिकेशन आया उसमें अंतिम तिथि क्या है। तो आपको पहले ही बताया कि 9 अगस्त से यह फॉर्म भरना शुरू हो गया है और अभी तक जो तिथि आई है वो 23 अगस्त तक है। आपको 23 अगस्त 2023 तक रात के 12 बजे तक किसी तरह फॉर्म भरना कंप्लीट कर लेना है। हाँ, फॉर्म भरने की प्रक्रिया में एक चीज़ और बता दें कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जब लॉगिन करिएगा तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, उससे पहले ही आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तैयार होकर जाइएगा। कई फॉर्मों में यह होता है कि फॉर्म पूरा भरा लिया जाता है, उसके बाद पेमेंट करवाई जाती है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपसे पेमेंट करवाया जाएगा, उसके बाद आगे फॉर्म खुलेगी। तो यह बेसिक जानकारी थी स्टेट से रिलेटेड। हाँ, बता दें कि स्टेट में सभी विषयों को शामिल कर लिया गया है। इस बार कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो नहीं है। इसमें लगभग सारे विषय, हिंदी हो, उर्दू हो, मैथिली हो, मगही हो, भाषा के अन्य सब्जेक्ट जो हैं हो, या फिर विषय के सब्जेक्ट हो, सामाजिक विज्ञान का सभी सब्जेक्ट है, विज्ञान का सभी सब्जेक्ट है। और जो वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज होती हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि आप उस कोर्स में भी कुछ किए हैं तो उन्हें भी
इक्विवेलेंट टू मान्यता दी गई है। जैसे आपने लाइफ साइंस पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, प्लांट पढ़ा है, तो वो सब चीज़ें भी आपको बायोलॉजी शिक्षक के लिए इक्विवेलेंट मान्यता है। यदि आपने सीड साइंस पढ़ा है, सॉइल साइंस पढ़ा है, तो जो कृषि विज्ञान पढ़े हैं उनके लिए वो डिग्रियां भी बराबर के मान्य होंगे। आप एक स्पेशल टॉपिक, आप एक स्पेशल टॉपिक भी पढ़े हैं जो उस विषय से संबंधित है, तो उन्हें भी यह मान्यता दी गई है कि आप वहाँ एलिजिबल हैं। पहले कभी कभी होता था कि आपने कोई वोकेशनल कोर्स पढ़ लिया, कोई प्रोफेशनल कोर्स पढ़ लिया, तो मेन जो बेस कोर्स होता था तो उनको ही इस परीक्षा में मौका दिया जाता था इस तरह के, और प्रोफेशनल वोकेशनल वाले को मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन उन सब्जेक्टों को भी इस बार कंसीडर कर लिया गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम तुरंत अलग अलग कि आपको इस विषय के शिक्षक बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए और बाकी चीज़ों की जानकारी के लिए अगला वीडियो का इंतजार करिए।